हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके प्रिंस एकेडमी पर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, टोह सीरीज जो चल रहा था, तो आज दूसरा प्रैक्टिस सेट होगा जिसमें सामान्य हिंदी और जीएस के पेपर को हम क्वेश्चन को इसमें करेंगे। ठीक है, तो लगभग इसमें 75 क्वेश्चन है दोनों मिला के। तो सभी को देखेंगे, डिटेल वाइज देखेंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि घटना चक्र की बुक जो है बहुत ऑथेंटिक होती है, बहुत जबरदस्त होती है। तो आप वहां से जो देख सकते हैं और इस तरीके से पूरा जो है हम कराएंगे। तो ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहेगा। इस साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम हिंदी के जो है क्वेश्चन को लेंगे। और पहला क्वेश्चन कुछ हिंदी का इस तरीके से दिया गया है कि मात्रणाम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पूछा गया है कि मात्रणाम का संधि विच्छेद करना है और इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा। ठीक है, इस शब्द का जो शब्द दिया गया है, तो इस शब्द का संधि विच्छेद की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा मात्र प्लस ऋणाम, जो कि बी पार्ट में जो दिया गया है मात्र प्लस ऋणाम, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ये कौन से प्रकार का जो है संधि है, तो ये हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। किसका स्वर संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि का ये उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ की बात करेंगे तो ये अगर हम बात करेंगे तो ये किस प्रकार का स्वर है। ठीक है, अब देखिए इसमें पश्च विपरीत दिया गया, अग्र समृद्ध दिया गया है, अग्र विपरीत और पश्च समृद्ध दिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बड़ा ऊ की अगर हम बात करेंगे तो पश्च समृद्ध का स्वर है, तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पश्च समृद्ध। ठीक है, जो अगर हम बात करें तो वस्तुतः जीव के आधार पर जो है छोटा ऊ जो होता है बोला जाता है वो होता है पश्च स्वर, और जबकि जीवा की ऊंचाई के आधार पर जो छोटा ऊ होता है वो होता है समृद्ध स्वर। ठीक है, और इसी प्रकार अगर हम बात करें तो ये पश्च समृद्ध स्वर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा इनमें से। प्रकृति, दुपट्टा, फुल्का या फिर हीरा। स्त्रीलिंग शब्दों की बात कर रहा है, तो स्त्रीलिंग शब्द की बात करेंगे इनमें से, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, प्रकृति शब्द क्या होती है, स्त्रीलिंग शब्द होती है। बाकी सभी दुपट्टा, हीरा, फुल्का ये सभी क्या है, जो है पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपके लिए जो है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल महिला पुरुष के लिए जो है बुक बेस्ट बुक जो है चक्षु प्रकाशन की हो सकती है। इसमें सॉल्व पेपर प्लस प्रैक्टिस सेट दोनों करके निकाला गया है। तो आप इस बुक को जो है खरीद सकते हैं ऐप स्टोर पर। ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये इतना जो है सॉल्व पेपर दिया गया है, साथ ही साथ ये प्रैक्टिस सेट, टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है सॉल्व पेपर का दिया गया था, इस तरीके से पूछा गया था। साथ ही साथ इसके जो है आए हुए मतलब सॉल्व पेपर जो है इस तरीके से इसका सोल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, तो डिटेल वाइज सोल्यूशन भी दिया गया है। इसके बाद इसमें प्रैक्टिस सेट आता है, आप प्रैक्टिस सेट को भी क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से इसमें पूछा जाता है। ठीक है, ये सारे जो है प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है, इस तरीके से इसमें देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद इसका अगर हम सोल्यूशन देखेंगे तो सोल्यूशन आपको ये डिटेल वाइज मिल जाएगा यहाँ इस तरीके से। ठीक है, ये डिटेल वाइज इस तरीके से सोल्यूशन इसका दिया गया है। तो यहाँ से इस तरीके से प्रैक्टिस सेट का एक क्वेश्चन और इसके बाद सोल्यूशन दिया गया है। और अगर आपको इसको बुक को खरीदना है तो ये 4 प्रकार की बुक जो है यूपी कांस्टेबल के लिए निकाला गया है। उसमें आपको स्टडी गाइड आ जाता है। ठीक है, जिसमें वन लाइनर टाइप के सभी एक ही बुक में कंप्लीट दिया गया है। साथ ही साथ अलग अलग आप खरीदना चाहें तो रीजनिंग और हिंदी के भी बुक निकाली गई है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये प्रैक्टिस सेट और सॉल्व पेपर वाली बुक निकाली गई। तो चारों किताब को आप साथ में खरीदें कॉम्बो पैक में, तो आपको ऑफर के साथ इसको दिया जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मौसम का आज सुहावना, कुछ सुहावना सा है। मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है इसमें से। मौसम आज कुछ सुहावना सा है, इसका वाक्य में जो है सुहावना शब्द जो दिया गया है ये किस प्रकार का शब्द है ये बताना है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें अगर देखा जाएगा मौसम में, तो मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना जो शब्द होगा ये क्या है, ये एक विशेषण जो है व्यक्त कर रहा है, विशेषण विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे ये शब्द जो हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, विशेषण है। ठीक है, विशेषण किसको कहते हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता जो शब्द बताता है उसको हम विशेषण कहा जाता है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, तो विकल्पों में से तत्सम शब्द कौन सा ये बताना। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द। क्या हो जाएगा इसका तत्सम शब्द। ठीक है, तो इसमें नारियल दिया गया है, उपरोक्त दिया गया है, तुरंत है, आलस्य है। इसमें से अगर तत्सम शब्द की अगर हम बात करेंगे तो आलस्य शब्द जो दिया गया है ये क्या होता है, ये तत्सम शब्द होता है। ठीक है, आलस्य शब्द क्या होता है, तत्सम शब्द का उदाहरण होता है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी अगर हम बात करेंगे तो सभी तद्भव शब्द है। आलस्य का तद्भव शब्द क्या होता है, तो आलस का तद्भव शब्द आलस होता है और इस प्रकार उसको लिखा जाता है आलस। ठीक है, बाकी सभी जो है किस प्रकार के शब्द हैं, तो बाकी सभी तद्भव शब्द के प्रकार हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या होता है। श्रृंगार जो दिया गया है इसका तत्सम शब्द बताना है क्या होता है। तो श्रृंगार जो शब्द दिया गया है ये किस प्रकार का शब्द है, तो ये तद्भव शब्द है, ठीक है, तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होगा, इसका तत्सम ऑप्शन में कुछ इस तरीके से दिया गया है। राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा श्रृंगार, जो कि सी पार्ट में दिया गया है श्रृंगार। श्रृंगार ये वाला सही है, सी पार्ट वाला, तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कर्कश का विलोम बताना है। कर्कश का क्या विलोम होता है ये बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो कर्कश का विलोम होता है मधुर शब्द, ठीक है। कर्कश का विलोम क्या हो जाएगा, मधुर हो जाएगा। कर्कश में कड़वा, ठीक है, तो मधुर इसका विलोम हो जाएगा। एक दिया गया विवेकी, तो विवेकी का पूछा जाता है, विवेकी का जो विलोम होता है वो होता है अविवेकी। क्या होता है, अविवेकी इसका होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, विलोम होता है अविवेकी, तो ये भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वाक्यांश के लिए शब्द में से कौन सा जोड़ा गलत दिया गया है ये बताना है, ठीक है। जिसका इलाज कठिन हो उसको दुस्साध्य कहते हैं क्या, बताइए। इसका दूसरा दिया गया जो मनुष्यता से दूर हो उसको अमानुषिक कहते हैं क्या। जो कम खर्च करने वाला हो अव्यय कहेंगे क्या, या फिर जो इतिहास लिखने से युग से पूर्व का हो उसको प्रागैतिहासिक कहेंगे क्या। तो इसमें जो है बताना है आपको इसका कौन सा जो है शब्द गलत इसमें दिया गया है, गलत जोड़ा दिया गया है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो अगर जो सी पार्ट जो दिया गया है जो कम खर्च करने वाला हो, ये सी पार्ट जो कम खर्च करने वाला हो दिया गया है अव्यय, जो कि ये गलत है। कम खर्च करने वाले को हम क्या कहते हैं, अव्यय नहीं कहते हैं। कम खर्च करने वाले को हम मितव्ययी कहते हैं। मितव्ययी क्या कहते हैं, मितव्ययी कहते हैं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी गलत था, तो सी में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी सही है, ठीक है। जिसका इलाज कठिन हो दुस्साध्य कहा जाएगा उसको इस शब्द में। जो मनुष्यता से दूर हो अमानुषिक हो जाएगा उसको। और जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो यानी कि पहले का, उसको हम क्या कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं, अब यहाँ पे रिक्त स्थान मुहावरे करके जो है मुहावरे का चयन करके भरना है, ठीक है। यहाँ पे रिक्त स्थान भरना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुहावरे का रिक्त स्थान भरना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसमें क्या भरा जाएगा, ठीक है, इसमें क्या भरा जाएगा। अगर हम इसमें आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट सॉरी ए पार्ट हो जाएगा, सिर धुनता है, ठीक है। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं सिर धुनता है। तो ये आपका आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिर धुनता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सिर धुनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहिर्मुखी का शब्द का जो है उपसर्ग कौन सा इसमें लगा है। बहिर्मुखी शब्द में उपसर्ग क्या लगा, कौन सा लगा हुआ है। उपसर्ग की अगर हम बात करें तो उपसर्ग जो होता है मूल शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय एक होता है, प्रत्यय जो मूल शब्द के बाद लगता है। तो इस तरीके से उपसर्ग जो पूछा गया तो बहिर्मुखी में कौन सा उपसर्ग लगा है ये बताना है, ठीक है। बहिर्मुखी में कौन सा उपसर्ग लगा है ये बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहिर्मुखी में अगर देखा जाएगा तो बहिर उपसर्ग है। बहिर उपसर्ग कौन सा, इसमें सी और बी दोनों में बहिर लिखा हो लेकिन बी वाला सही है, बहिर। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बहिर्मुखी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा इसमें से। अत्याचार का सही संधि विच्छेद बताना इसमें से क्या हो जाएगा, ठीक है। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा ये बताना, ठीक है। तो अत्याचार का सही संधि विच्छेद की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अति प्लस आचार। अति प्लस आचार हो जाएगा। और इसके अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट कौन सा सही है, तो इसका सी ऑप्शन सही है, अति प्लस आचार। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे छोटी ई प्लस बड़ा आ मिलकर यहाँ पे क्या बन जा रहा है, या बन जा रहा है। तो इस प्रकार का जो मिलन होता है ये किस संधि के तहत होता है मिलन, तो ये होता है यड़ स्वर संधि में, ठीक है। तो ये यड़ स्वर संधि का उदाहरण है, यड़ स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। यड़ स्वर संधि की उदाहरण है। तो इस तरीके से इसको भी याद रखिएगा, यड़ स्वर संधि का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निर्दय में समास कौन सा है ये बताना, ठीक है। निर्दय, निर्दय में समास कौन सा है, निर्दय में समास कौन सा है ये बताना। इसका आंसर क्या होगा, निर्दय में समास की अगर हम बात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है। निर्दय, निर्दय में समास की अगर हम बात करेंगे तो इसका समास विग्रह अगर करते हैं तो दया नहीं है। निर्दय मीन्स दया नहीं होना, ये इसका होता है समास। यानी कि अगर हम देखा जाए तो निर्दय में इसमें से बहुव्रीहि समास का ये उदाहरण है। आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, ठीक है। बहुव्रीहि समास का क्या है ये उदाहरण है। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दिया गया है कि निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करने, इनमें से संयुक्त वाक्य बताना है। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य क्या क्या होता है या किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक जब साधारण वाक्य, जब समानाधिकरण समुच्चय बोधक चिन्ह जैसे कि पर, किंतु, और, या आदि से जुड़े हुए होते हैं तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहा जाता है। अब इसमें बताइए कि आप कौन सा संयुक्त वाक्य है, ठीक है।
पहचानने का संयुक्त वाक्य का तरीका क्या है कि इसमें आपको शब्द ढूंढना है, पर लगा हो, किंतु लगा हो, और लगा हो, या लगा हो, तो ये सभी जो है संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आ जाएंगे और इसमें दो साधारण वाक्य जुड़े होते हैं। अब इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब इसमें अगर देखा जाए तो दिया गया है उसने खाना खाया और सो गया, तो यहाँ पे और शब्द आ रहा है और दो वाक्य साधारण वाक्यों को जोड़ रहा है, तो इस तरीके से ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। आंसर इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दिए गए समानार्थी शब्द के चयन करें। समानार्थी शब्द, द्वार का समानार्थी शब्द बताना। द्वार का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो द्वार का समानार्थी शब्द की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा कपाट। ठीक है, कपाट होता है, ये कपाट लिखा हुआ है, कपाट हो जाएगा। ठीक है, तो द्वार का समानार्थी शब्द क्या होता है? कपाट होता है, क्योंकि द्वार और कपाट दोनों सेम ही है। द्वार का समानार्थी क्या हो जाएगा? कपाट। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, वो भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि दिया गया हो। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो त्रुटि नहीं है ये चुनना है। ठीक है, लिखा है अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया, कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, अब इस तरीके से बताना है कि किस ऑप्शन में जो है गलती की गई है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो कहाँ पर गलतियां किया गया है या फिर त्रुटि नहीं है, तो फिर उसको चौथा लगा सकते हैं, चौथा पार्ट। अगर हम देखें अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया, इसमें अगर लिखा है तो भाग एक में जो लिखा है अध्यापक, फिर इसके बाद हमसे एक लेख लिखवाया जा रहा है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कारक संबंधी त्रुटि की गई है। ठीक है, पहले में कारक संबंधी त्रुटि किया गया है। यहाँ पे अध्यापक के स्थान पर अगर देखा जाए तो अध्यापक ने होना चाहिए था। ठीक है, अध्यापक ने हमसे एक लेख लिखवाया, तो इस तरीके से इसका पूर्ण वाक्य जो बनता वो बनता अध्यापक ने हमसे एक लेख लिखवाया, तो सही होता। तो गलती किसमें है? पहले में गलती है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। पहला आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट, पहला गलती। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ठीक है, और यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं तो विकल्प में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन कर सकते हैं। दिया गया वाक्य किसी भी देश की संपत्ति ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। किसी भी देश की संपत्ति ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। अब इसको जो रेखांकित किया हुआ है इसको हमें चेंज करना है। अगर चेंज करने के लायक नहीं है तो हम सी पार्ट को चयन कर सकते हैं। क्या होगा इसका आंसर? तो अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ऐसे देश में जो लिखा हुआ है ये गलती की लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ए पार्ट इसका चयन करेंगे तो ए पार्ट लगाएंगे। किसी भी देश की संपत्ति उस देश के आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं, न कि ऐसे देश में। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलती की हुई थी, तो इस तरीके से इसका आंसर जो होगा वो ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है वह सम्मात्रिक छंद जिसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति होती हो तो कौन सा छंद कहलाता है? ठीक है, ये कौन सा छंद का परिभाषा दिया गया है? तो इसमें आप अगर परिभाषाओं को छंद में अगर याद रखेंगे कि किस प्रकार के मतलब पहचान करने के लिए, तो इसमें आपका क्वेश्चन जो है लगभग हो ही जाएगा। तो इसमें बताइए कि किस परिभाषा या किस छंद का जो है परिभाषा दिया गया है। तो अगर हम देखेंगे तो इसमें रोला का ये बात है, रोला के बारे में कही गई। रोला जो होता है सममात्रिक छंद होता है और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं भी होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति अधिक प्रचलित है। इसके प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु और 2 लघु वर्ण भी होते हैं। तो इस तरीके से रोला के बारे में विशेषताएं बताई गई थी। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? रोला। ठीक है, रोला के बारे में बातें कही गई तो रोला इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दिया गया है डैश दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। रिक्त स्थान जो डैश दिया गया है आगे इसमें विकल्प का चयन करना है, क्या हो जाएगा? ठीक है, तो डैश की जगह पे हम क्या भरेंगे जिससे कि ये वाक्य पूर्ण बन जाए? आपके ऑप्शन कुछ चारों दिए गए हैं, आप इसमें से देखकर बताइए। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो रिक्त स्थान पर अगर हम धर्मनिरपेक्ष भर देते हैं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द रखना इसमें उचित हो जाएगा, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अब 1923 तक ये गद्यांश है, गद्यांश को पढ़ना है, गद्यांश को पढ़ के उसका आंसर देना है। तो गद्यांश को आप लोग पढ़िएगा। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरार्थी शब्द क्या होगा? निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरार्थी शब्द इनमें से क्या होगा? ठीक है, परार्थी, परोपकारी, निस्वार्थी या फिर स्वार्थ। तो निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरार्थी शब्द अगर देखा जाए, यानी कि विलोम शब्द देखा जाएगा तो स्वार्थ हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गद्यांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग और प्रत्ययों से बना, यानी कि दोनों बताना इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है।
उपसर्ग और प्रत्यय की अगर हम बात करें इसमें, तो क्या आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आध्यात्मिकता में क्या उपसर्ग है, क्या प्रत्यय है। तो अगर आध्यात्मिकता में देखेंगे तो अधि प्लस इक ये उपसर्ग लगा हुआ, दो उपसर्ग लिखा, अधि प्लस इक और ता शब्द जो लिखा हुआ वो प्रत्यय है। तो इस तरीके से आपका आंसर इसमें जो होगा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो जो किस प्रकार हो। तो इस गद्यांश के अनुसार जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो सेवक प्रवृत्ति अपनाकर परहित करते रहें। तो इस तरीके से जो सेवक प्रवृत्ति अपनाकर परहित करते रहें, इसका ऑप्शन डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको यही निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कठोर सत्य किसे कहा गया है। तो इस गद्यांश के अनुसार कठोर सत्य की अगर हम बात करेंगे तो भौतिक शरीर की नश्वरता को जो है कठोर सत्य कहा गया है। आंसर इसका ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निर्बल भावनाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए या पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है। तो गद्यांश के अनुसार निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेने की आवश्यकता बताई गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है, अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद बताना है। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद, इसका क्या होगा आंसर। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद के आंसर क्या होता है ये बताना है। ठीक है, चलिए, तो श्रद्धानंद का संधि विच्छेद अगर हम करते हैं तो इसका क्या निकल के आता है, तो श्रद्धा प्लस आनंद हो जाता है। श्रद्धा प्लस आनंद, श्रद्धा प्लस आनंद किसमें दिया गया, तो श्रद्धा प्लस आनंद दिया गया है बी पार्ट में। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। किस प्रकार का संधि है, तो इसमें देखिए बड़ा आ मिलकर फिर बड़ा आ बन रहा है, यानी कि ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, तो ये भी याद रखिएगा, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बालक इस विद्यालय में पढ़ रहा है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में किस प्रकार की क्रिया जो है प्रयुक्त किया गया है। तो बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, इस वाक्य में अगर देखा जाएगा तो सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वाक्य में अगर पढ़ना व क्रिया के साथ पुस्तक यानी कर्म की भावना संभावना होती है, तो सकर्मक क्रिया उसे कहा जाता है जिसका कर्म हो और जिसके साथ कर्म की संभावना हो। तो यहाँ पे जो पुस्तक है और पढ़ने की क्रिया हो रही है, ठीक है, तो पुस्तक को पढ़ने की क्रिया हो रही है तो संभावना व्यक्त हो रहा है, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में एक देवता का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं। ठीक है, देवता का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो निर्झर, त्रिदश, गिरवाड़, विबुध, देव, अमर, सुर, ये सभी क्या है, देवता के पर्यायवाची हैं। लेकिन किंकर क्या है, किंकर देवता का पर्यायवाची नहीं है। किंकर जो है दास का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, दास, नौकर। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए एक शब्द लिखा गया है मुमुक्षु, जो कि ए पार्ट में दिया गया है मुमुक्षु। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, बानर, हाथी आदि के लिए अनेकार्थी शब्द क्या है। ठीक है, किसका ये सभी जो है अनेकार्थी शब्द बनेगा। तो अगर हम बात करेंगे इसमें हरि शब्द जो है अनेकार्थी होता है, हरि। और हर के अनेकार्थी में शब्द सर्प होता है, हर का अनेकार्थी मेंढक है, हर का अनेकार्थी सिंह है, हर का अनेकार्थी घोड़ा है, हर का अनेकार्थी वानर भी है, हर का अनेकार्थी हाथी भी है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्तमान काल का कौन सा उदाहरण है। इनमें से वर्तमान काल के उदाहरण की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, तो वह जाता है, जो लिखा हुआ है वह जाता है। ठीक है, ता है, ती है, ते है, अगर आ जाए तो वो वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाता है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसने पढ़ा था, तो पढ़ा था तो ये भूतकाल के अंतर्गत आएगा। वो पुस्तक पढ़ेगा तो ये भविष्य काल के अंतर्गत आ जाएगा। वो खेल रहा था तो ये अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। ठीक है, वो खेल रहा था किसका है, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है इनमें से। ठीक है, शुद्ध वाक्य कौन सा इनमें से। शुद्ध वाक्य कौन है, वो सारी रात भर पढ़ता रहा। ठीक है, ये दिया गया है, वो सारी रात पढ़ता रहा, वो रात भर पढ़ता रहा, वो ये तो गलत है, वो पढ़ता रहा, वो ये भी गलत है। ऊपर वाला ए पार बिगड़ क्यों, रात के साथ सारी के साथ भर नहीं लगाना चाहिए। तो इस तरीके से आंसर बी पार्ट है, वो सारी रात पढ़ता रहा, तो बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हथियार डाल देना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो हथियार डाल देना मतलब, हथियार डाल देना मतलब कि हार मान लेना। तो इसका अर्थ हो जाएगा डी पार्ट, हार मान लेना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, हरिओद, मतलब कि ये लेखक के नाम है और इधर ये उनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, तो प्रिय प्रवास किसने लिखा, हरिओद ने लिखा है क्या।
तो प्रिय प्रवास की अगर हम बात करेंगे तो इनका पूरा नाम क्या है, अद्या सिंह उपाध्याय हरिओत। तो इन्होंने ही लिखा है, तो आंसर ए पार्ट अगर हम बात करेंगे तो इसमें कौन सा जोड़ा सही, तो ए पार्ट ही सही है। बाकी सांध्य गीत दिया गया है प्रसाद, तो सांध्य गीत प्रसाद की नहीं, सांध्य गीत लिखा गया है महादेवी वर्मा के द्वारा, महादेवी वर्मा, ठीक है। ये जयशंकर प्रसाद की बात कर रहा है, जो कि गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। आंसू निराला दिया गया, जो कि आंसू जो है जयशंकर प्रसाद का है, आंसू किसका है, जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। साकेत दिया गया तुलसीदास, तो साकेत तुलसीदास ने नहीं लिखा है, साकेत लिखा गया मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा साकेत लिखा गया है, ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। इस तरीके से आपका गलत, इसमें जो सही ऑप्शन है वो सिर्फ ए पार्ट सही है, बाकी सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिर जो वो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, ये घट को घटिए वृषभानुजा वह हलदर के भीर, इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो अगर हम बात करेंगे इसमें अलंकार की, तो अलंकार इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें श्लेष अलंकार है, ठीक है, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। श्लेष क्या होता है, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात इनमें दो बातें आवश्यक होती हैं श्लेष में, कि एक शब्द से एक से अधिक अर्थ हो और एक से अधिक अर्थ प्रकरण में अपेक्षित हो। श्लेष का अर्थ इसलिए चिपका हुआ कहा जाता है, मतलब श्लेष का अर्थ ही शाब्दिक अर्थ होता है चिपका, यानी कि एक शब्द में उसके अनेक अर्थ हों, ठीक है। तो यहाँ पे वृषभानुजा और हलधर जो दिया गया ये श्लिष्ट शब्द हैं, जिनसे बिना आवृत्ति के ही भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं। वृषभानुजा से वृषभानु की बेटी यानी कि राधा एक बात निकल के आ रही, और एक वृषभ की बहन यानी कि गाय का भी इसमें बोध हो रहा है, और हलधर के वीर से कृष्ण यानी बलदेव के भाई की बात हो रही है, और सांड भी निकल के आ रहा है जो कि बैल के भाई का अर्थ निकलता है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक से अधिक अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से शब्दों में से एक वर्तनी शुद्ध है, वो बताना है कौन सी किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी जो दिया गया है वो डी पार्ट में दिया गया है, निरपराध है। निरपराध क्या है, शुद्ध वर्तनी है, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है। आभ्यांतरिक किस प्रकार शुद्ध रूप से लिखा जाएगा, तो आभ्यांतरिक इस तरीके से इसको जो हम शुद्ध रूप से लिखेंगे, आभ्यांतरिक, ठीक है। निरोग जो लिखा हुआ है, निरोग, निरोग को हम इस तरीके नहीं लिखते, ना पे बड़ी की मात्रा यहाँ पे होनी चाहिए, तब सही रूप से होगा। अत्याधिक जो लिखा हुआ है एक भी गलत है, इसको हम अत्यधिक सही रूप से इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, अत्यधिक ना कि अत्याधिक। तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अव्यय का भेद नहीं, अव्यय का भेद नहीं इनमें से। अव्यय का भेद की अगर हम बात करें तो अव्यय के चार भेद होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, साथ ही साथ संबंध बोधक अव्यय हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय होता है, ठीक है, और विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। तो इसमें परिमाण बोधक अव्यय नहीं होता, ये अव्यय का भेद नहीं है। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुख दुख के बीच लगने वाला जो हाइपन ये चिन्ह है, ये किस प्रकार का चिन्ह है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं योजक चिन्ह। क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं लगा है इसमें से। तो अगर हम देखते हैं तो तेली में लगा हुआ है, तेल से तेली, रेत से रेती, खेत से खेती, लेकिन चमेली में जो है ई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, चमेली में क्या है, ई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाया जाता है हर वर्ष। कब मनाया जाता है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा जो है 27 सितंबर, 27 सितंबर को ये हर वर्ष मनाते हैं। 2023 का आपको इसका मुख्य विषय याद रखना है, यानी कि थीम याद रखना है। थीम क्या था, तो पर्यटन और हरित निवेश, पर्यटन और हरित निवेश इसका जो है थीम रहा था, हरित निवेश। तो ये 2023 का थीम रहा था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है, कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश में, तो आलू निर्यात जोन जो है ये अलीगढ़ में पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, हाथरस है, मेरठ है, बदायूं है, और बागपत है, रामपुर, गाजियाबाद, फिरोजाबाद और आगरा में भी स्थित है। तो इस तरीके से आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है, तो सुरहा ताल पक्षी विहार जो आपका पड़ता है ये बलिया जिले में पड़ता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट, बलिया जिला, ठीक है, बलिया जिले में पड़ता है। इसे अभी जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट अगर हम बात करें तो विश्व की सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, और यह नेपाल में जो है अवस्थित है। कहाँ पर स्थित है, नेपाल में अवस्थित है, ठीक है। ये 2020 में नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक जो ऊंचाई बताया था वो अब बढ़कर हो गया 8,848.86 मीटर। तो अभी वर्तमान में इसकी इतनी ऊंचाई हो गई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो नवंबर 2023 में
किसने केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में जो है शपथ ग्रहण किया? तो 6 नवंबर 2023 को हीरालाल सामरिया ने केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में जो है शपथ ग्रहण किया है। तो हीरालाल सामरिया इसका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट, हीरालाल सामरिया। और वो इस व्यक्ति पर पहुंचने वाले अनुसूचित जनजाति के पहले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? इनमें से उत्तर प्रदेश का लोकगीत, उत्तर प्रदेश के लोकगीत में अगर देखा जाए तो बिरहा आता है, कजरी आता है, रसिया भी आता है, जबकि ढोला मारू जो है ये उत्तर प्रदेश का ना होकर राजस्थान का लोकगीत है। ठीक है, राजस्थान का लोकगीत है। तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य है से है? तो ब्रजमंडल की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में तो चरकुला जो नृत्य है, चरकुला ब्रजभूमि से संबंधित लोक नृत्य है। ठीक है, यह नृत्य रथ के पहिए पर घड़ा रखकर किया जाता है, इसे घड़ा नृत्य भी किया जाता है। ठीक है, कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारत में पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण किस शहर में किया गया? तो भारत में पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण जो है कर्नाटक में किया गया है, और कर्नाटक के बंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु, वहां पे किया गया है। ठीक है, और कौन सी कंपनी है? तो लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के द्वारा यह किया गया है। वर्तमान में 3D तकनीक का उपयोग जो है मुख्यतः सुरक्षा और एरोस्पेस के क्षेत्र के अलावा विभिन्न भागों में किया जाता है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है, आगम सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो 12 अंग आते हैं। ठीक है, 12 ही उपांग हैं और 10 प्रकीर्ण हैं। ये सब इसके अंग मतलब इसके प्रकार हैं, और 6 छेद सूत्र हैं और 4 मूल सूत्र आते हैं। बौद्धिक साहित्य को अगर देखा जाए तो बुद्ध के साहित्य को त्रिपिटक कहते हैं। देखिए, त्रिपिटक ये बुद्ध साहित्य को कहा जाता है, और आगम जो होता है जैन साहित्य को कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगस्त 2023 में किस राज्य में गृह ज्योति योजना शुरुआत किया गया? तो अगस्त 2023 में अगर देखा जाए तो ये कर्नाटक सरकार के द्वारा 5 अगस्त 2023 को गृह ज्योति योजना का औपचारिक शुरुआत किया गया। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दबाव, दाब का सही मात्रक पूछा गया है। ठीक है, सही मात्रक पूछा गया। दाब का क्या होता है? तो किसी सतह के, अगर हम इसके परिभाषा की बात करें तो किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। दाब का मात्रक जो होता है सही मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और इसको अगर देखा जाएगा तो अगर देखा जाए तो इसको हम पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, एसआई में। तो पास्कल इसका आंसर हो जाएगा, बी पार्ट, सी पार्ट सॉरी, पास्कल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है? इनमें से तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य जो है वो है कथक। आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, कथक। ठीक है, और भरतनाट्यम की बात करेंगे तो ये कहाँ का है? तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी की अगर हम बात करेंगे तो ये आंध्रा की है। आंध्र प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी है। ओडिसी जो है ओडिशा राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ओडिशा राज्य की शास्त्रीय नृत्य। चलिए अगला क्वेश्चन। 5 अक्टूबर 2023 से 19 नवंबर 2023 के मध्य भारत में संपन्न 13वें आईसीसी विश्व पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब जो जीता गया ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराकर जीता है? तो भारत को हराकर जीता है। ठीक है, भारत की इसमें हार हो गई थी, तो भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने जो है, और ये 6ठी बार जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। कितनी बार है? 6वीं बार है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? तो विराट कोहली को चुना गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम से सबसे तेज गमन करता है? तो प्रकाश का कौन सा ऐसा रंग है जो शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? तो प्रकाश का लाल रंग अगर बात करेंगे तो सबसे तेज गमन करता है। तो लाल इसका आंसर हो जाएगा, ए पार्ट करें, लाल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उत्तर प्रदेश किस जिले में कालिंजर का किला स्थित है? कालिंजर का किला कहाँ पर स्थित है? तो कालिंजर का किला की अगर हम बात करेंगे तो ये बांदा में जिले में पड़ता है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है, बांदा जिले। अगस्त 2023 में किसी ने मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 का खिताब जीता है? तो अगस्त 2023 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, नई दिल्ली में, और इसमें मिस इंडिया इंटरनेशनल का खिताब जो है राजस्थान की प्रवीणा अंजना ने जीता था। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रवीणा अंजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में समवर्ती सूची, सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया कि विश्व बाघ दिवस यानी वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व बाघ दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। कब मनाते हैं, 29 जुलाई को। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 29 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है। ठीक है, तो कलाई कलाई के जोड़ में पाई जाने वाली हड्डियों के समूह को जो कार्पल और हथेली की हड्डियों को जो है मेटाकार्पल कहते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन मेटाकार्पल। ठीक है, मेटाकार्पल जो होता है वो क्या होता है, ये हथेली के मध्य पाई जाने वाली हड्डियों को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है कहाँ पर, जो है किस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा अधिक है। तो उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्योंकि कृषि का सबसे अधिक यांत्रिकीकरण जो हुआ है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही हुआ है, जिससे कम श्रम से जो है आधिकारिक उत्पादकता की जो अधिकाधिक उत्पादकता प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, घातक रक्तअल्पता वो स्थिति है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बन पाता, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं होता। तो आंसर की बात करेंगे तो डी पार्ट जो विटामिन B12 नहीं होता। ठीक है, क्या नहीं होता, विटामिन B12 नहीं होता। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका नाम क्या है, साइनोकोबालेमिन। ठीक है, इसकी कमी से पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ आरबीसी का निर्माण नहीं हो पाता, इसी स्थिति को घातक रक्ताल्पता कहते हैं। ठीक है, और इसमें इसी में ही जो है कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम दिया गया था और क्या नाम दिया गया था। तो गुप्तकालीन जो रजत मुद्राएं प्रकाशित की गई थी या प्रचलन में थी, तो उन मुद्राओं का नाम क्या था। तो उन मुद्राओं को अगर हम बात करेंगे तो वो कहा जाता था रूपक या फिर रूपक। तो आंसर सी ऑप्शन है, रूपक या फिर रूपक कहलाते थे। और स्वर्ण मुद्रा जो थी उसको दिनार कहते थे। ठीक है, स्वर्ण मुद्रा जो थी यानी सोने की जो मुद्रा थी उसको दिनार कहा जाता था। तो यहाँ पे आंसर आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंदब कदम्ब कदम्ब राजाओं की राजधानी क्या होती, कदम्ब राजाओं की राजधानी क्या होती। तो कदम्ब राजाओं की राजधानी जो थी बनवासी थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट, बनवासी। इस राजवंश की स्थापना जो है मयूर शर्मन ने किया था। किसने किया था, मयूर शर्मन ने इस राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, कदम्ब राज को पुलकेशिन द्वितीय ने अपने राज्य में मिला लिया था। अगला क्वेश्चन, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान ये कहाँ पर स्थित है। तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान की अगर हम बात करेंगे तो ये स्थित है, एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है, जो कि ये पटियाला पंजाब में पड़ेगा। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पटियाला पंजाब। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में अगर देखा जाएगा, ठीक है, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है 4 में वर्णन किया गया है, और उसमें जो है वर्णन क्या किया गया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो उसी में जो उसका उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं किया था। इनमें से निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं किया था। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगर हम देखा जाए तो प्रश्न में दिए गए व्यक्तियों में से उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद जो 66 का 1 है उसके अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा है। तो सबसे ज्यादा संतरा की पैदावार किस जिले में होती है, तो वो होता है सहारनपुर जिले में। आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य जो है विश्वविद्यालय है, कौन राज्य विश्वविद्यालय इनमें से है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ जो है ये क्या है, राज्य विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है, और बाकी सभी क्या है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, इसके अंतर्गत बिक्री लागत नहीं आती। किसके अंतर्गत जो है बिक्री लागत नहीं आती है बताना। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसके अंतर्गत बिक्री लागत नहीं आती। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो है बिक्री लागत तक नहीं आती। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन सी बीमारी
प्रोटोजोआ के कारण होती है, ठीक है। इनमें से कौन सी बीमारी जो है प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो प्रोटोजोआ के कारण अगर हम बात करेंगे तो काला ज्वर जो दिया गया, काला ज्वर, ठीक है, काला ज्वर, ये क्या होता है? ये प्रोटोजोआ की बीमारी होने वाली रोग है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट करेक्ट। अगला क्वेश्चन की बात करें तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है ये अगर हम बात करें तो कृष्णा नदी पर बना है, ठीक है, कृष्णा नदी पर। तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट, कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध जो है आंध्र प्रदेश में जो है गुंटूर जिलों की सीमा के पास स्थित है वर्तमान में, और ये नलगोंडा तेलंगाना राज्य में स्थित है। तेलंगाना में और ये आंध्र प्रदेश में इसको लेकर जो है थोड़ा सा तनाव रहता है। नलगोंडा और गुंटूर जिलों की सीमा के पास ये जो है बांध स्थित है, ठीक है। नलगोंडा पड़ता है तेलंगाना में, गुंटूर पड़ता है आंध्र प्रदेश में। निम्न में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इनमें से सबसे ऊंचा जलप्रपात की अगर हम बात करेंगे इनमें से, तो इनमें से अगर देखा जाए तो जोग या गरसप्पा इसको कहते हैं जलप्रपात है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसकी ऊंचाई जो है वो 253 मीटर है। कितनी है? 253 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 253 मीटर। ये प्रपात जो है कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करेंगे तो वो हो जाएगा कुंचिकल, कुंचिकल जलप्रपात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा रेखा छोटी है? इनमें से तो भारत जो है 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है तथा इसकी तट रेखा जो है 7516 किलोमीटर लंबी है। भारत की तट रेखा जो है पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित कुछ मुख्य भूमि और द्वीपों के साथ जो है घिरी हुई है। इसकी तट रेखा पर 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश अवस्थित हैं और गोवा राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है, ठीक है। कितनी है टोटल? तो 103 किलोमीटर गोवा राज्य की समुद्र तटीय सीमा है। और सबसे बड़ी की बात करेंगे तो गुजरात राज्य की है, ठीक है। गुजरात राज्य की सीमा, समुद्र तटीय सीमा जो है सबसे लंबी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला जो थे ये सभी बंगाल के नवाब थे। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो गांधी जी ने अगर हम बात करें तो श्रीमद् भागवत गीता को अपनी माता कहा था। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो वो था विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक था, ठीक है। इसने कानून बनाकर भारत में सती प्रथा के को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। और ये अगर हम बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय की सहायता से हुआ था, ठीक है। कब हुआ था सती प्रथा का अंत? तो 1829। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया? वो प्रधानमंत्री कौन था? तो इसमें से अगर देखा जाए तो बीपी सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे, बीपी सिंह, ठीक है, जिन्हें संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था। स्टेचू ऑफ पीस जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो स्टेचू ऑफ पीस की अगर हम बात करेंगे तो जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरवर जी महाराज की यह प्रतिमा है और यह प्रतिमा राजस्थान के पाली के जैतपुरा में स्थापित किया गया। तो स्टेचू ऑफ पीस जो है ये राजस्थान में स्थित है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? राजस्थान, ठीक है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो अब तक के लिए थैंक यू।